दो भूतों के राज। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, ताकि हम मोटिवेट हो सके आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते। बात काफ़ी पुरानी है। सिद्धनगर के 4-5 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह खेत खलियान से भरा हुआ था। खेत खलियान के खत्म होने के बाद फिर पूरी तरह से तड़क भड़क भरी शहरी आबादी का जमघटा नुमाया होता था। खेत खलियान का पिछले छोर जहां खत्म होता था, वहां से सिद्धपुर गांव आबाद हुआ करता था। गांव के पीछे नदी बहती थी। नदी बरसती नदी के नाम से जानी जाती थी। उस नदी का महत्व बस इतना ही था कि सिद्धार्थपुर गांव की अंतिम सीमा निर्धारित करती थी। गांव की सड़क को जोड़ने वाली सड़क ऊबड़ खाबड़ और खस्ता हाल थी। मोटरसाइकिल, टेम्पू, जुगाड़ जैसे चलने का उस समय कोई रिवाज न था। साइकिल, बैलगाड़ी आम तौर पर चलती फिरती नजर आती थी। ज्यादातर लोगों का आना जाना पैदल होता था। गांव के सड़क के छोर पर शहर को छूने वाली सीमा तक उस जमाने में 3-4 कुएं भी नजर आ जाते थे। वो कुएं उन दिनों खस्ताहाल हो चुके थे। मुंडेर गिरने लगी थी, चरखियां गायब हो चुकी थी। जो लोग प्यासे हुआ करते थे वो लोटा रस्सी डालकर पानी भरकर प्यास बुझा लेते थे। ऐसी गुंजाइश तब भी बनी हुई थी। सिद्धार्थनगर गांव में तब सिंचाई की कोई नहर न थी। वर्षा पर ही कृषि निर्भर थी। वर्षा के समय पर अच्छी वर्षा, छोटी काश के किसान के पूरे परिवार का खाने दाने का इंतजाम हो गया। अगर नहीं हुई तो अधिकांश दिन शहर जाकर मजदूरी करने की व्यवस्था के अलावा और कोई चारा न था। उस साल वर्षा इतनी कम हुई थी कि सूखा पड़ गया था। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे थे ताकि मेहनत मजदूरी से कमाकर परिवार वालों के लिए राशन ला सकें। शहर जाकर कमाकर लाने वाले लोगों में सिद्धा और बुद्धा नामक 2 युवा भी हुआ करते थे। सिद्धा का पूरा नाम सिद्धनाथ सिंह और बुद्धा का पूरा नाम बुद्ध प्रकाश था। दोनों साधारण परिवार के थे। तो घर की खस्ता हालत के तहत सिद्धा और बुद्धा ने तय किया कि वो शहर जाकर मेहनत मजदूरी कर कर कमाएंगे। दोनों ही शरीर से तंदुरुस्त थे। उम्र 25-26 की थी। दोनों ने गांव के प्राइमरी पाठशाला से साथ साथ 5वीं तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई के वर्षों से बनी मित्रता जवानी के कदम रखने के बाद भी उस समय तक बनी हुई थी। मित्रता ऐसी कि हम निवाला हम प्याला का नाम दिया जा सके। सिद्धा के परिवार की आर्थिक स्थिति बुद्धा के परिवार से कुछ जरा अच्छी थी। अतः उसकी माँ की ओर से परिवार के सदस्यों से छुपाकर जुड़ी हुई रकम सिद्धा को मिली। साथ ही नसीहत की रकम को संभाल कर रखना, ताकि यदि ऐसा कोई वक्त आए कि हफ्ता 10 दिन मजदूरी ना मिले तो उसे खर्च कर कर गुजारा हो जाए। रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां और अचार भी सिद्धा की माँ ने बांध दिया। लोटा डोरा के साथ लेकर जाने की ताकीद की। कपड़े लत्ते हल्के ओढ़ने बिछोने की भी व्यवस्था की। इस तरह यात्रा के सामान को पोटली की शक्ल देकर पोटली को लाठी में टिकाया। सिद्धा बुद्धा घर वालों का आशीर्वाद लेकर कमाने के उद्देश्य से निकले। सिद्धा जैसा कमोपेश बुद्धा के पास भी यात्रा का सामान था। सूरज एक बांस ऊपर चढ़ा था तब वो घर से निकले थे। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई थी। सूरज ठीक सिर के ऊपर आकर तमतमाने लगा। दोनों चलते चलते थक गए थे और भूख लग चुकी थी। सिद्धा ने बुद्धा से कहा,
अब तो विश्राम के लिए रुक जाते हैं, खा पी कर कुछ आराम कर कर चलेंगे, तो भी दिन डूबने से पहले शहर पहुंच जाएंगे। खाने पीने तथा विश्राम हेतु एक पुराने कुएं के पास रुके। कुएं की जगत पक्की थी। गठरी के कपड़े से जगत पर जगह घेरे सूखे पत्ते और धूल मिट्टी को साफ कर सिद्धा बुद्धा ने बैठने आराम करने लायक जगह बनाई। सिद्धा ने रोटी अचार की पोटली खोली। वाह, ये समझदारी की तुम्हारी माँ ने सिद्धा भैया की रोटी बांध दी। बुद्धा ने प्रशंसा की। सीधा सादा सिद्धा बोला, केवल रोटियां ही नहीं, हफ्ता 10 दिन गुजारने लायक माँ ने रुपए भी दिए हैं। कहते हुए सिद्धा ने रुपए निकालकर बुद्धा को दिखाए, फिर पोटली में रख लिए। रुपए देखते ही बुद्धा की नीयत फिसल गई। ये सोचने लगा कि किस तरीके से सिद्धा के पैसे हथियाए जाएं। पर खाने से पहले पानी का इंतजाम तो कर लें, सिद्धा ने कहा। साथ ही डोर लोटा पोटली से बाहर निकाली और कुएं में डालकर पानी भरने लगे। डोर छोटी होने के कारण लोटा पानी में डूब नहीं रहा था। सिद्धा ने झांक कर लोटा और कुएं के बीच जल की दूरी का अनुमान लगाने के लिए कुएं में झांका। बुद्धा के मन में फितूर तो आ ही चुका था। उसने कुएं में झांकते सिद्धा के पांव को पकड़कर धक्का दे दिया। अगले ही पल उसकी पोटली उठाकर बुद्धा वहां से चंपत हो गया। होश आने पर सिद्धा ने देखा कि पानी के ऊपर कुएं की एक दीवार पर पत्थर निकला हुआ है, जिस पर वो आराम से टिका हुआ है। फिर ठीक से संभलकर वो उस पत्थर पर बैठ गया और विचारने लगा कि उसके साथ क्या घटा है। संध्या रात में बदल गई। सिद्धा ने महसूस किया कि उस कुएं में 2 भूत आए हैं और आपस में बात करने लगे। एक भूत बोला, मुझे तो आजकल बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात कह रहा है यार रमल, कैसा आनंद, बता तो सही। दूसरे भूत ने पूछा, मत पूछ नेवला, आजकल खाने को रोज नए नए भोजन मिल रहे हैं और उन्हें खाकर मैं आनंद उठा रहा हूँ। पास में जो शहर है वहाँ के नगर की सेठ की बेटी के शरीर में घुस जाता हूँ और जो खाने का दिल करता है मांग लेता हूँ। सेठ ने बहुत से झाड़ फूक वालों को बुलाया, पर मैं उनसे कहाँ निकलने वाला हूँ। मुझे निकालने के लिए तो व्यक्ति की जांग से खून निकालकर तुलसी के पत्तों पर लगाकर मुझ पर झाड़ फूक कर कर फेंकना पड़ेगा, तभी मैं उसके शरीर से निकलूंगा। पर यह तरकीब कोई जानता नहीं, इसलिए मुझे निकाल सकता नहीं। ये कहकर रमल भूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। आगे नवल का भूत कहने लगा, वाह तेरे तो मजे हैं, पर मेरा भी काम कम नहीं। मैं भी आजकल सोने की मोहरों पर लेटता हूँ। कुछ मोहरें उठाकर शहर पहुंचकर बेचकर मनचाही चीजें खाता पीता हूँ। कहाँ? रमल भूत ने पूछा। पास ही में जो तपस्वी की बावड़ी है, उसके पास जो बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ में सोने की मोहरों का खजाना छिपा है। मैं उस पर सोता हूँ, वो पूरा खजाना मेरे कब्जे में है। नवल भूत ने रमल भूत को बताया, पर किसी को पता चल गया और कोई खजाने को निकाल कर ले गया तो तू तो कंगाल हो जाएगा। रमल भूत ने आशंका जताई। किसी को पता लग भी जाए तो क्या, मुझे भगाने की तरकीब भी तो आनी चाहिए। सुन, यदि कोई जड़ के अंदर खोलता हुआ तेल डाल देगा तब मैं वहां से भाग सकता हूँ, पर ये कोई जानता नहीं। नवल भूत बोला। सिद्धा दोनों की बातें छुपकर चुपचाप सुन रहा था। सुबह का उजाला होते ही दोनों भूत वहां से चले गए। कुछ देर के बाद वहां से गुजरते एक गवले ने कुएं के अंदर
रस्सी लटकाई, जिसे पकड़कर सिद्धा ने गवाले से कहा उसे बाहर निकालने का आग्रह किया। विपदा में पड़े व्यक्ति की सहायता करते हुए गवाले ने सिद्धा को कुएं से बाहर निकाल दिया। किसी के द्वारा सहायता पाकर निकले जाने की आवश्यकता सिद्धा को यूं पड़ी थी कि उस बावड़ी की ऊपर की सीढ़ी टूट गई थी या लोग उखाड़ कर ले गए थे। कुएं से बाहर आते ही सिद्धा ने उसी शहर की राह पकड़ी जिस नगर में सेठ की पुत्री के शरीर में वो भूत घुसा था। उसने घोषणा कर रखी थी कि जो उसकी बेटी के शरीर से भूत निकालकर उसे मुक्त करेगा तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगा। सिद्धा ने देखा नगर के सेठ की हवेली में कई ओझा और तांत्रिक जमा थे। वो सीधा सेठ के पास गया और उसकी पुत्री को भूत मुक्त करने की जिम्मेदारी लेते हुए सेठ से बोला, इन सब को यहाँ से हटाओ और मुझे अपनी पुत्री के पास ले चलो। सेठ ने वहां से सभी औजाओं को हटाने का आदेश दिया और अपनी पुत्री के पास ले गया। सेठ की पुत्री उस समय एक बड़ा थाल भरकर मिठाई खाने में व्यस्त थी। सिद्धा ने एक कटार की मांग की। कटार आने पर अपनी जांग काटकर वहां से खून लेकर तुलसी के पत्तों पर लगाया और उसके छींटे लड़की पे देते हुए बोला, रमल शराफत से निकलकर भाग रहा है या पीट पीट कर निकालूं। तुलसी के पत्तों से चिपकते खून की छींटे पड़ते ही भूत की आवाज में लड़की चीखी, बाप जी जलाना मत, भाग रहा हूं और वापस कभी नहीं आऊंगा। कहते हुए भूत भाग खड़ा हुआ। भूत के निकलते ही लड़की झट से ठीक हो गई। सेठ भी अपनी बेटी को ठीक देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सिद्धा को भला व खानदानी युवा मानते हुए अपनी पुत्री की शादी भी उसके साथ कर दी। उसके बाद सिद्धा व सेठ पुत्री, जिसका नाम लक्ष्मी था, साथ हवेली में बड़े आराम से खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन सिद्धा बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे बुद्धा को बहुत बुरी हालत में फटे हाल देखा। उसकी हालत देखकर सिद्धा को तरस आ गया। फिर उसने सोचा कि इसने मेरे साथ तो बहुत गलत किया था, पर है तो मेरा पुराना मित्र। सोचा इसकी सहायता करनी चाहिए। यही सोचकर सिद्धा बुद्धा को अपने साथ ले आया और उसे खाने पीने आराम से हवेली में मेहमान खाने में व्यवस्था करवा दी। पर बुद्धा का स्वभाव तो बुरा ही था। उसे सिद्धा के ठाठ देखकर बड़ी जलन होती थी। अतः एक दिन मौका पाकर उसने सेठ के कान भरे, महाराज आपने जिसको अपनी पुत्री ब्याई है वो तो मेरे गांव की नीच जात का युवा है। मुझे अतिथि भी इसलिए बनाया है कि मैं किसी को भी ये बात न बताऊं। ये सुनकर सेठ बहुत दुखी हुआ। उसकी बेटी नीच जाति के युवा से ब्याई गई। सेठ ने सिद्धा को बुलाकर डांटा, नीच जाति के होते हुए तूने ठाकुर बनकर मेरी पुत्री से शादी क्यों की? सिद्धा बोला, मैं नीच जाति का नहीं हूँ, राजपूत हूँ और मेरे पूर्वजों ने राज किया है। वो राजा थे, उनका गड़ा हुआ धन आज भी मेरी जानकारी में पड़ा है, कहे तो खोद कर दिखाऊं। वो सेठ को उस तपस्वी वाली बावड़ी के बरगद के पेड़ के पास ले गया और उसकी जड़ में गरम गरम उबलता हुआ तेल डाला। जैसे ही तेल डाला गया उस उपस्थित भूत भाग खड़ा हुआ और सिद्धा ने खजाना खोद कर सेठ को दिखा दिया। खजाना देखते ही सेठ की तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा खजाना तो उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसकी आशंका दूर हुई और फिर सिद्धा व लक्ष्मी एक साथ मजे से रहने लगे। एक दिन बुद्धा ने फिर सिद्धा से पूछा, सिद्धनाथ सिंह जी ये तो बताओ, मैं आपके साथ तो बहुत गलत किया है, पर मैं आपका मित्र हूँ, मुझे माफ कर कर ये बताइए कि ये करामात आपने की कैसे? तब सिद्धा ने बुद्धा को कुएं वाली पूरी बात बताई। बुद्धा लालची तो था ही। रात होते ही वो कुएं के अंदर जाकर बैठ गया। उसने भूतों से
कुछ पता चल जाए। रात होते ही वो भूत आए और आपस में बात करने लगे। रमल भूत बोला, जब से सेठ की पुत्री के शरीर से निकला हूँ, मिठाई तो दूर, रोटी से भी तरस गया हूँ। यार, मैं तो भूखा मर रहा हूँ। नवल भूत बोला, यार ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। खजाना तो लोग निकाल कर ले गए और मैं कंगाल बना बैठा हूँ। जरूर अपनी बात किसी ने सुनी है, वरना किसी की मजाल जो हमारे साथ ऐसा करता। रमल भूत बोला, लगता है ऐसा ही हुआ है। चल देखते हैं, यहाँ कुएं में कोई तो नहीं जो हमारी बातें सुन रहा है। और दोनों भूतों ने कुएं में तलाश भरी नजरों से देखा तो वहां बुद्धा दुबका बैठा मिला। बस फिर क्या था, भूत बोले, यही है हमारे गुनाहगार, पकड़कर चीर दो साले हरामखोर को। और भूतों ने देखते ही देखते बुद्धा को पकड़कर मार डाला। कहते हैं भूतों के द्वारा मारे जाने पर बाद में बुद्धा भी उनका तीसरा भूत साथी के रूप में रहने लगा। ये भी कहा जाता है कि बरसों तक उस इलाके से गुजरने वाले यात्रियों से 3 भूत लूटपाट कर कर अपने खाने पीने की व्यवस्था करते थे। पर दिन बीतते गए, 7 इलाके आबाद होते गए। खेत खलियानों की जगह ऊंची ऊंची इमारतों ने ले ली। तब तीनों भूत द्वारा लूटपाट की घटना भी कभी कभी सुनने में आने लगी। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उन्होंने बचपन में सुना है कि उस इलाके के तीनों भूतों का आतंक हुआ करता था। बाद की पीढ़ी कहती है कि चोर उचक्के होंगे जो भूत बनकर लोगों को ठग रहे थे। बस्ती आबाद हो जाने के बाद, पक्की सड़कें निकल जाने के बाद, हर समय के आगमन के कारण चोर उचक्के के लिए कोई मौका न रहा। भूत पर विश्वास करने वाले का कहना है कि बस्ती आबाद होने के बाद भूतों ने वो इलाका छोड़कर किसी वीराने में अपना डेरा जमा लिया। आज की स्टोरी से हमें 2 सबक मिलते हैं। एक तो कि किसी का बुरा मत करो, और दूसरा कि लालच बुरी बला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।